स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बाइबल कही जाने वाली मोहित भट्टाचार्य जी की बुक न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर 1 के द्वितीय पार्ट, सेकंड पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम कवर करने वाले हैं डिफाइनिंग द डिसिप्लिन, द पब्लिक इंटरेस्ट, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर, स्कोप एंड इवोल्यूशन, पार्ट 2। डिफाइनिंग द डिसिप्लिन की जब हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है अपने आप में डील्स विद मशीनरी एंड प्रोसीजर एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मशीनरी जो है, लोग वहां काम कर रहे हैं, राइट, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, प्रोसीजर्स हैं किनके थ्रू करेंगे, लॉ बनाए जाएंगे, कुछ ब्यूरोक्रेसी को दिए जाएंगे, हो सकता है कुछ डेलीगेशंस भी हों, और साथ में डिवीजन भी होगा। जैसे डेवलपमेंट का फंक्शन है, अगर इंडिया के कॉन्सेप्ट में मैं आपको बात करूं तो डेवलपमेंट का फंक्शन कौन देखता है? CDO डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, BDO सब डिविजनल लेवल पे, VDO एट द विलेज लेवल, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। प्रोसीजर्स, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है। सब्जेक्ट डील करता है कैसे इफेक्टिवनेस आए परफॉर्मेंस में। अब इफेक्टिवनेस का मतलब यही है कि आपके जो टारगेट्स थे वो पूर्ण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने आप में है, एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट के केस में मैं बात करूं तो कॉपरेशन एफर्ट्स है, कोऑपरेटिव एफर्ट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि एक पर्टिकुलर डिसाइडेड गोल्स है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त करने के लिए। और इस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, कहीं भी पाया जा सकता है। तो बुक में जिक्र है कि हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज में, इवन प्राइवेट एंटिटीज में, मिलिट्री में भी पाया जा सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट्स इन स्पेसिफिक पॉलिटिकल सेटिंग। अगर हम जेनेरिक कॉन्सेप्ट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ओवरलैप करें तो बस अंतर यह रहता है कि यहां पर जो आपका यहां पर दिख रहा है आपको पब्लिक एस्पेक्ट ऐड हो जाता है और पॉलिटिकल सेटिंग्स में पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं, दे डिसाइड, दे डोनेट द वैल्यू, दे डिसाइड द आउटकम्स, दे डिसाइड द पब्लिक पॉलिसी। यहां पर यह है। तो आप देख ही रहे हैं, जैसे यहां पर एक कलेक्ट्रेट का एक चित्र है, बरेली कलेक्ट्रेट का। यहां DM साहब बैठे हैं, उनके साथ देयर आर अदर ऑफिसर्स सिटिंग। सो दीज आर द प्रोसीजर्स, देयर इज अ मीटिंग, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन, देयर इज कम्युनिकेशन अक्रॉस, देयर इज ऑल्सो हायरार्की, देयर आर सम लॉज विच हैव टू बी इंप्लीमेंटेड। पब्लिक पॉलिसी के थ्रू बनाए हुए लॉज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो दिस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन which having the political setting into is public administration according to the book. Now moving forward, you see that action part of the government means कि पर्पसेस को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट के पर्पसेस और गोल्स को पूरा करने के लिए, रियलाइजेशन को करने के लिए वी नीड सम एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर एक बड़ी मशीन माने और उसका सबसे आगे वाला भाग माने, जैसे एक आपने देखा होगा बुलडोजर है, right? So the teeth of that bulldozer, the thing by which it is doing excavation or removing the stuff, so action part of the government by which goals का realization होता है, programs formulation होते हैं, policies बनती हैं, उनका realization होता है। So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्वाइट वॉल्डो जो एक बड़े स्कॉलर हैं, वो कुछ कहते हैं कि डिफाइन मत करिए। उनका एक मानना है कि चीजों को जब हम डिफाइन कर देते हैं तो वी आर making them narrower, because public administration is as such a body of knowledge which is increasing। क्योंकि गवर्नमेंट के फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पहले भले ही पुलिस स्टेट रही हो, बट देन इट बिकेम वेलफेयर स्टेट। इंडिया के टर्म्स में भी अगर मैं आप बताऊं, यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है। जैसे यहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहां पर पहला प्रोग्राम है भारत सरकार 1952 में, खुद नेहरू जी जाके फावड़े से एंड ही इज रिमूविंग सम मड फ्रॉम समवेयर, और ग्रामीण इलाके में काम हो रहा है, राइट? सो दिस इज वन एस्पेक्ट विच इज वेरी वेरी स्टेट ओरिएंटेड, विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज डूइंग सो यू कैन रियलाइज। नाउ अनदर व्यू, यहां पर आपको प्राइवेट ट्रेन चलती हुई दिख रही हैं। सो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? यू सी द चेंज विच वी हैव गॉन थ्रू in last 75 years or so. So यहां पर आपको देखने को मिलेगा private train in India. So that is what it is. Cautioned Dwight Waldo against defining the public administration, which makes it very parochial, which makes it very smaller, which makes it very narrow. Rather than we need
डेफिनेशन, नैरो डाउन द स्कोप एंड एक्टिविटी, कीप चेंजिंग एज पर द कॉन्टेक्स्ट। तो अभी आप देख रहे हैं, अब क्या कहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि केवल सरकारी विभाग कर रहे हैं? सरकारी विभागों के साथ प्राइवेट रेंज भी चल रही हैं। सो इट इज अनदर कंटेक्स्ट. So context is changing, so is the scope of the public administration, and hence defining it would not be a justice. ऐसा कौन कह रहे हैं? डॉइट वाल्टो अपनी बात कह रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. So basic concern of public administration as a field of study would include. अब फील्ड ऑफ स्टडी की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एक बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, उनका फॉर्मेशन, उनका रीएडजस्टमेंट और उनका रिफॉर्म्स. इसका मतलब क्या है? जब हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो क्या केवल ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक और है, केवल प्राइवेट पार्टनरशिप एक और है, एनजीओ सिविल सोसाइटी अलग है. क्या स्ट्रक्चर होगा? कितनी हायरार्की होगी और कितना सेंट्रलाइजेशन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट कैसे काम करेंगे, अब उन सब का फॉर्मेशन कैसे होगा, उनका रीएडजस्टमेंट कैसे होगा, क्या मर्ज होंगे या अलग अलग हो जाएंगे, और उनमें रिफॉर्म्स कैसे होंगे. ये है कंसर्न एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक और जो कंसर्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं ब्यूरोक्रेसी की ही बात कर लूं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली समझा जाता है ब्यूरोक्रेसी लेड ही होता है, राइट. सो उसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा? क्योंकि टॉप डाउन और बॉटम अप कम्युनिकेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो सकता है. कंट्रोल कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? डिसीजन मेकिंग किस स्तर पे होगी? वेदर इट वुड बी ऑल इनकम्पासिंग, whether it would be a inclusive type of decision making or one decision center and then trickling down of all the decisions to the various sub centers. और ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर की बात करें अगर हम, क्योंकि लार्जली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व तो होना ही है. यहां पर ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर की जब बात हो रही है तो इंटरपर्सनल, जहां पर इमेजिन कर लीजिए इंडिया के कंटेक्स्ट में समझने में आसानी होगी, एक कलेक्ट्रेट के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे बात कर रहा है अगर वो ऊपर हायरार्की में है, या फिर एक तहसील का व्यक्ति दूसरे तहसील के व्यक्ति के साथ कैसे बात कर रहा है. और इसके अलावा देन ऑल्सो इंटर ग्रुप. सो ब्यूरोक्रेसी कुड बी, वन पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी कुड बी the police administration, the other could be the district administration, the third one could be the development part of the administration, fourth could be the people who are represented of ministries and coming from the center and working with the state और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन. जैसे आप अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल देखिए, स्वामित्व स्कीम है जैसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और आपका सर्वे ऑफ इंडिया, साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, सब मिलके काम करें. तो इंटर ग्रुप और इंटर पर्सनल. और ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेक्शन. अब यहां एनवायरमेंट जब हम बात कर रहे हैं तो इकोलॉजिकल अप्रोच अपने आप में आ जा रही है. अब भारत में ही अगर मैं बात करूं, सो ब्यूरोक्रेसी है अपने आप में. ब्यूरोक्रेसी अपने आप तो सारा काम कर नहीं सकती, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लोगों का भी साथ लेना है, कॉमन मैन का साथ लेना है. साथ में ब्यूरोक्रेसी को यह भी देखना है कि हमें पार्टी पॉलिटिक्स इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट में. कहीं पर केरला जैसी जगह ऐसा हो सकता है कि जहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से इंटरवेंशंस कम हैं पॉलिटिशियंस के, हैं एज कंपेयर टू ज्यादा फ्यूडल जो जगहें हैं जैसे यूपी बिहार, वहां से कम है, राइट. पार्टी पॉलिटिक्स, ऑल्सो इंटरेक्शन. रिलीजन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. बिना रिलीजन के इंटरेक्शन के कैसे काम चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकती. एनवायरनमेंट के साथ लगातार इंटरेक्शन कर रही है. कास्ट भी एक भारत के संदर्भ में तो है ही एटलीस्ट. तो यहां पर आप देख रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, कैसे हायरार्की नीचे अपनी चीजों को बता रही है, कैसे कम्युनिकेशन होने का प्रयास है. सो दीज आर द मेन कंसर्न्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हम फील्ड ऑफ स्टडी के तरीके से देखते हैं. आगे बात करें, दोस्तों यहां पर आपको यह बताना जरूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच जो है वो शुरू हो रहा है 21 अप्रैल से. साथ में आप SC लाइव कोड का यूज करके बहुत ही कम दामों पे ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं. मेरा नाम है शेखर चौधरी और मैं सब डिविजनल लेवल पे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर चुका हूं. उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आई गॉट सेलेक्टेड इन 2015. एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो नेट JRF and have done my studies in public policy as well. I am public policy ka PhD scholar, have written some books, chapters and research papers as well. So all in all, you will get lot of new insights into public administration as a subject. We will be covering all the previous year questions. We will be covering the 12 of the
test in which 8 tests are sectional, 4 are full length test. There would be PDF sharing, there would be hand notes making and sharing with you. Also many other aspects of knowledge gaining. So this is what it is. 21st of April, do ensure your admission and your rank in the final list. Moving forward, पब्लिक एस्पेक्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें, सो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव फंक्शन तो पब्लिक लग गया है। तो उस पब्लिक का क्या मतलब है? अब बहुत लोग सोचेंगे कि पब्लिक का मतलब केवल सरकारी है, पर ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको एक प्राइवेट ट्रेन और नेहरू जी की फोटो के अनुसार बताया था, देयर आर डिफरेंसेस एज वेल। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? लेट्स सी इट। पब्लिक मींस गवर्नमेंट, ये तो है ही, पर वाइडर मीनिंग एनी एडमिनिस्ट्रेशन दैट इंपैक्ट्स पब्लिक ऑन लार्ज स्केल। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक को लार्ज स्केल पे अगर इंपैक्ट करता है तो वो भी पब्लिक के दायरे में आ जाता है। ऐसा बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू हमारे देश के कोर्ट्स ने भी कहा है। फॉर एन एग्जांपल, बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्राइवेट आपकी एक कंपनी है, कॉरपोरेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, कैलकाटा की, और वो अगर लोगों को ये सुविधा दे रही है तो डेफिनेटली दैट इज अंडर द प्रिव्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट। तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको मानेंगे कि लार्ज स्केल पे ये क्या कर रही है, लोगों को इंपैक्ट कर रही है, तो दिस इज ऑल्सो पब्लिक इन दैट सेंस। दिल्ली की बात कर ले हम, रिलायंस, टाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज कंपनीज हैं वो भी ऐसा कार्य कर रही हैं, राइट। सो गवर्नमेंट एज फिनोमिना डाइवर्स एंड मल्टीफेसेटेड। तो ये भी है कि गवर्नमेंट के हम एक जो फंक्शन है उसको कन्फाइन नहीं कर सकते केवल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस से, केवल इस दायरे से कि वो अपने काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाइडर मल्टीफेसेटेड फंक्शन है। एग्रीकल्चर इसमें आते हैं, कॉमर्स आता है, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, जस्टिस, हेल्थ, रिसर्च, डिफेंस, एनर्जी, लेबर। सो आप यहां पर देख पा रहे हैं। सो डिसिप्लिन हैज टू हैव अ वाइडर स्कोप। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एस्पेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर केवल एफिशिएंसी, इकोनॉमी वाली बात नहीं है, वाइडर स्कोप होना चाहिए डिसिप्लिन का अपने आप में। और जब हम कॉम्प्लेक्स बात कर रहे हैं with the change in the type of the state we are talking, so state has become welfare state, and since the state has become welfare state, so there were lot of new departments coming in America and they were bringing new policies for the welfare of the people. So the जो दायरा था वो बढ़ रहा था। इसी वजह से डिसिप्लिन को वाइडर स्कोप का होना जरूरी है। सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंगल्स के थ्रू देखना बहुत जरूरी है डिसिप्लिन को। अगर वो केवल और केवल एक प्रोसीजर्स, चार्ट्स और डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट में ही देखते रहेंगे तो वो ब्रॉडर नहीं होगा। यहां पर हम बात करें द पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है कि पब्लिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है, तो थीम्स ऑफ डिस्कशन है इसमें एफिशिएंसी और इकोनॉमी और मोरालिटी ऑफ एथिक्स। क्या हम ये देखें कि एफिशिएंसी और इकोनॉमी बरकरार रखनी है? ज्यादा एफिशिएंसी और इकोनॉमी को देख के देखिए क्या हो रहा है, यहां पर प्रशासन जो है फंस के रह गया है अपने ही जाल में। सो देयर आर दिस पिक्चर डिपिक्ट्स too much of efficiency being done by various gears, but then the whole of administration is stuck in that. So ये नहीं, concern for public interest होना बहुत जरूरी है। और जब हम बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जब चीजों को लगाया जा रहा है और कंसर्न लाया जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो कुछ दिक्कतें हैं वहां जो सोचने को मजबूर करती हैं। जो है जैसे ब्यूरोक्रेसी है और उसका नेचर है वो क्या है, इलीट है, मैकेनिस्टिक है। अगर हम मैक्स वेबर के भी दायरे को इसमें लाएं तो अपने आप में ब्यूरोक्रेसी तो वो बॉडी है जो इलीट लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उन्हीं को फॉरवर्ड करती है, राइट। और मैकेनिस्टिक है, उसमें बहुत ज्यादा मोरालिटी और वैल्यूज की बहुत जगह नहीं है, और हायरार्की है, रिजिडिटी है, राइट। सो हर्बर्ट साइमन ने एक और कंसर्न लाए कि डिसीजंस आर टू बी टेकन ऑन वाइडर ग्राउंड। केवल इकोनॉमिक और एफिशिएंसी ही नहीं होनी चाहिए, वाइडर ग्राउंड भी आना चाहिए कि क्या हमारे डिसीजंस हैं, मेन और मेन में हमें डिफरेंस ज्यादा नहीं करना है, पर सम पीपल नीड एक्स्ट्रा हेल्प, राइट। सो वैल्यू प्रेफरेंस जो है कि हम व्हाट शुड बी डन, ये तो डिसाइड करा ही जाएगा, राइट। और डिसीजन वाइडर ग्राउंड्स पे लेने की जरूरत है कि केवल और केवल ये देख के कि क्या हम मैक्सिमम रूल्स को अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बेनिफिट भी हो, साइकोलॉजिकल, सोशल एस्पेक्ट, इवन ग्रुप डायनेमिक्स, कास्ट, पॉलिटिक्स, रिलीजन, रीजनल वेरिएंस, ये सब भी देखना जरूरी है। सो फिलॉसफीज क्या हो सकती हैं पब्लिक इंटरेस्ट की? पब्लिक इंटरेस्ट को देखने का दायरा ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनिस्ट,
इंट्यूशनिस्ट। इंट्यूशन का क्या मतलब है कि आपको एक हंच है और आप एज अ ब्यूरोक्रेट क्या सोच रहे हैं कि ये सही होना चाहिए और आप वो डिसीजन लेते हैं, परंतु इसमें ये दिक्कत है, एक स्टेटस कोइस टेंडेंसी आ सकती है। आप जस्टिफाई करते हैं कि जैसा चल रहा है सही चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और तरीका है परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट का यहां पर मतलब है कि आप चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए कि देयर इज अ स्लम which is near high rise buildings. So this is slum and these are high rise building. So now these people who are elite, kind of elite or upper middle class, and these people are living beside them and they are from the poorer section. Now the area besides this high rise building is getting, I would say, bit noisy, polluted and एस्थेटिक्स भी खराब हो रहे हैं। तो अब ये कहेंगे कि इनको तो हटा दीजिए, परफेक्शनिस्ट कर दीजिए और फेवर एक्सीलेंस एट द कॉस्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी। तो सोशल इक्वालिटी तो ये मानी नहीं जाएगी भाई, ये कहां पर जाएंगे? स्लम्स में इनकी मजबूरी है रहना। सो इधर गवर्नमेंट प्रोवाइड देम, एटलीस्ट गवर्नमेंट की तो ये जिम्मेदारी है, स्टेट का फेलियर है। सो यू कैन नॉट थ्रो देम अवे, राइट? सो दिस अगेन देयर इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन टू इट कि एक्सीलेंस को फेवर कर रहे हैं पर किसके कॉस्ट पे? सोशल इक्विटी के कॉस्ट पे। यूटिलिटेरियनिज्म, तो यहां पर ये कह रहे हैं टोटल सोशल गुड विद फ्यूअर वर्स ऑफ, कि ज्यादातर लोगों का ऐसा हो जाए कि ज्यादातर लोगों की भलाई हो जाए एंड एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूअर ऑफ द पीपल गेटिंग वर्स। सो ये है यूटिलिटी का क्राइटेरिया। और एक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, वहां पर बात है कि एटलीस्ट सबको लिबर्टी का सेंस होना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी आनी चाहिए, साथ में औरों की लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, साथ में अ पर्सन शुड गेट एवरी अपॉर्चुनिटी टू रेज एंड देयर शुड बी नो स्टॉपेज दैट ही कैन गो टू एनी ऑफिसेज ऑफ पावर ऑल्सो, सबके लिए खुला होना चाहिए, राइट? सो निकोलस हेनरी ने कहा कि ये, एक अन्य स्कॉलर है, उन्होंने कहा वर्केबल वे ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये ज्यादा रखता है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है दिस इज द बेस्ट अप्रोच अमंग दीज, राइट? सो नाउ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन जो हुआ है वो बहुत मॉडर्न टाइम्स में तो बहुत पुराना नहीं है और एक नया ही डिसिप्लिन है, और इंडिया में भी एक नया डिसिप्लिन है। रादर अभी थोड़े दिन पहले हसमुख अधिया जी जो हमारे पूर्व फिनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, उनका ये कहना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेड अ paper compulsory in UPSC preparation. At the same time, public administrators and students need to study public policy in India. And as he went to public policy school, he was able to make better policies. तो यहां पर अब evolution की अगर हम बात करें तो पीटर सेल्फ कह रहे हैं, another scholar, academic subject of public administration, step sister of older discipline. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक लॉ से ही डिराइव्ड माना जाता है, वहीं से इनहेरिटेंस है। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली इट इज मोर और लेस स्टेपली ट्रीटमेंट होता है इसका, और लेसर इनसाइट्स एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। क्यों? इनिशियली अगर हम अमेरिका की बात करें, सो वहां पर जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जाने के लिए लोग कतराते थे, जैसे आज भारत में कतराते हैं। एक व्हील है, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है ब्यूरोक्रेसी का लोगों के साथ, वैसा वहां भी था। साथ में सीक्रेसी थी बहुत ज्यादा। इससे भी क्या हुआ कि लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप हो पाया एकेडमिक डिसिप्लिन में। कोई अगर डेटा, कोई अगर रिपोर्ट लानी है तो वो नहीं मिलती थी। एट द सेम टाइम धीरे धीरे गवर्नमेंट के फंक्शंस का जो प्रसार प्रचार हुआ है, सो अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी की बात सामान्य लोगों में भी आने लगी। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स नाउ गवर्नमेंट इन यूएस also was actually doing multitude of the function. They were not only confined to law and order aspect, rather they were moving into health services, education services, regulatory services, housing services, and many more. So when the scope is increasing, more and more people are getting affected by it, and since people are getting affected, there is concerns कि इसको accountable तो कराना होगा, कि इन्होंने अगर कोई गलती करी तो उसको कैसे देखा जाएगा, कौन करेगा, एंड एफिशिएंसी भी बरकरार रखना है, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये 5% 10% भी बेकार फंक्शन करने लगे तो ओवरऑल पॉपुलेशन का 10% बेकार फंक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। इट मींस वी कैन नॉट लेट देम गो अवे। सो यूएसए में मूवमेंट होता है रिफॉर्म्स, मूवमेंट फॉर रिफॉर्म्स एंड इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स फॉर बॉडी ऑफ नॉलेज।
सो अब अगर ये बात है कि 10% पॉपुलेशन को भी हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, रिफॉर्म्स करना जरूरी है इनमें, तो रिफॉर्म्स हुए भी। आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, और पढ़ लिया है तो वेरी गुड। सो देयर वाज दिस स्पॉइल्ड सिस्टम, अब उसको भी हटाया गया और साथ में लाया गया, जैसे हमारे यहाँ है यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्शन होता है मेरिट बेसिस, ऐसा अमेरिका में हुआ। गारफील्ड नाम के एक प्रेसिडेंट को गोली मार दी गई जब एक जो ग्रज रखने वाला व्यक्ति था जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी, स्पॉइल सिस्टम से उसने आके मार दी। सो इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स भी हुए कि बॉडी ऑफ नॉलेज, अब हमें रिसर्च पेपर लिखने हैं, थीसिस लिखनी है, हाइपोथेसिस लिखनी है, और साथ में ज्यादा से ज्यादा एसेज लिखने हैं, कॉन्फ्रेंसेस करनी है। इससे एक क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आई और इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स होने लगे बॉडी ऑफ नॉलेज बनाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। सो देर आर मल्टीपल स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अब देख लेते हैं स्टेज। यहां पर स्टेज फर्स्ट है तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन की एक डायकोटोमी का कॉन्सेप्ट तो वुड्रो विल्सन दे के ही चले गए थे कि ये दोनों स्फेयर क्या हैं, अलग अलग हैं। और वुड्रो विल्सन कॉल फॉर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशंस की उन्होंने बात करी कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी विदाउट एनी पर्पस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है, बट वी हैव टू स्ट्रेंथन द पाथ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, साइंटिफिक बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकें। और उन्होंने अपने वर्क में भी कंपैरिजन किया प्रूसियन ब्यूरोक्रेसी का फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी के साथ, यूरोपियन ब्यूरोक्रेसी के साथ। सो फंक्शनल सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये बात है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की, कि पॉलिटिक्स के जो फंक्शंस हैं वो पॉलिटिक्स के हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। ये दोनों अलग अलग है। साथ में फ्रैंक जे गुडनाउ जो हैं स्कॉलर, उन्होंने कहा है पॉलिटिक्स हैज टू डू विद द पॉलिसीज और एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट विल, कि क्या करना चाहती है स्टेट। फॉर एन एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट, या फिर आपकी यूथ पॉलिसी, या फिर बायोफ्यूल पॉलिसी जैसे भारत में है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू अप्लाई दोज पॉलिसीज, एग्जीक्यूशन करना है इन प्रिंसिपल्स का, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी है स्टेज 1 में जो बात हो रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन में, वहां ये भी बात हो रही है कि भाई देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है वो है ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, लोग गवर्नमेंट के में काम करने वाले कर्मचारी और अफसर। साथ में जो पब्लिक पॉलिसीज बन रही हैं वहां पर वैल्यू एलोकेशन करी जा रही है पॉलिटिशियंस के द्वारा। वो क्या चाह रहे हैं, गरीबों की हेल्प करना, अमीरों की हेल्प करना, इंडस्ट्रीज को हेल्प करना, या मिक्स्ड इकोनॉमी लाना। 1929 के बाद जो अमेरिका में आया, वहां पर स्लो डाउन आया था, तो उभारने के लिए फिर पब्लिक असिस्टेंस हुआ था लोगों का। तो ये प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज सर्टेन रेगुलेटरी एंड कॉन्क्रीटनेस अबाउट देम। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं, सो कुछ कॉन्क्रीटनेस है, रिजिडिटी है, रूल्स हैं लिखे हुए, है ना, आर एमिनेबल टू साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट। अब इनका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। सो इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, इसका मतलब है कि आपने कौन डिसीजन लिया, कब लिया, इसका डेटा आपके पास होगा ही, और नंबर ऑफ पीपल जो आपने सर्व किया। अगर आपको मैं इंडिया के एग्जांपल से समझाऊं ताकि आपको एक रिलेशन बन पाए, कितने लोगों को पीडीएस का राशन गया, कितने समय में गया, कॉस्ट कितना लगा इस पूरे प्रोसेस को एफसीआई के गोडाउन से पहुंचाने में लोगों को। सो ऐसी चीजें डेफिनेटली कॉन्क्रीटनेस है, एक सेंस ऑफ डेटा कलेक्शन हो सकता है, एक सेंस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, और रेगुलेशन रिपीटेटिवनेस है, उसको स्टडी किया जा सकता है। तो इसी वजह से प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टेन रेगुलरिटी है, कॉन्क्रीटनेस है, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, और इससे हमें साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्राप्ति हो सकती है, हम जा सकते हैं। तो यही जो वुड्रो विल्सन के जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो पुश था, ताकि जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वो वेवी ना रह के एक सामान्य तरीके से हों और इफेक्टिवनेस ज्यादा आए उनमें, ये हम बात कर रहे हैं यहां पर। आगे चलते हैं। सो स्टेज 2 इज रीइंफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायनेमिक्स की एंड वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट। सो अभी भी सेकंड स्टेज में भी यही होता है कि वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए। यहां पर बहुत ज्यादा
जो पॉलिटिशियंस के थ्रू लाए जाने वाली, अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में इक्विटी की बात है, ठीक है, इक्विटी की बात है, इक्वल ट्रीटमेंट की बात है, कहीं पर आपके बेटर ट्रीटमेंट की बात है, कहीं पर स्पेशल प्रोविजंस की बात है, कहीं पर आपके रिजर्वेशंस की बात है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात है, राइट। सो सेट ऑफ प्रेफरेंसेस हैं, वैल्यूज, ठीक है, व्हाट शुड बी। ऐसा इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग है ही, साथ में हमें वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट डेवलप करना है। मैनेजमेंट ओरिएंटेशन आने लगा अब। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी और इकोनॉमिक मैन, रैशनल मैन की थ्योरी आने लगी कि ये क्या है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, और इकोनॉमिक टर्म पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है, और अगर हम इसको मॉनिटरी टर्म्स में रिवॉर्ड देंगे तो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा, और हर चीज़ को टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी ऐसे टूल्स के थ्रू, टाइम स्टडी, मोशन, वर्क स्टडी, इनके थ्रू हम क्वांटिफाई कर सकते हैं डेटा के थ्रू, और डेटा के थ्रू होगा तो वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट हमें चाहिए। ये एक तरीके से स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी थी, पुराने विचार, बाउंड्रीज ऑफ न्यू डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट पोर्ट्रेड फर्मली। सो अब हम क्या कर रहे थे, पुराने विचारों को कॉन्क्रीटनेस ला रहे थे, कि बता रहे थे कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग है ही, साथ में जो मैनेजमेंट है अपने आप में क्या है, इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, राइट। सो अब हमने डिफाइन करना शुरू कर दिया, बाउंड्रीज बनानी ज्यादा शुरू कर दी फर्मली। क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू बॉर्डर्ड लेस। अब यहां पर पॉलिटिशियन क्या कह रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, जॉन रॉल्स की बात कर रहे हैं, या पॉलिटिशियंस मिल्स की बात कर रहे हैं, या पॉलिटिशियंस और लोगों की बात कर रहे हैं, वो सब अब नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं ठीक है वो अपने आप में, पर नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर कंसर्न्ड अबाउट सम प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन डिस्कवर्ड, एंड दीज प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर। These principles can be applied everywhere. They have become generic principle. तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या फिर एक फैक्ट्री के मैनेजमेंट में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट में कोई अंतर नहीं रह गया। प्रैक्टिशनर्स हैव रेडीमेड एड्स, जो मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, इन फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिशनर्स एंड बिजनेस स्कूल्स जॉइन हैंड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में और बिजनेस स्कूल जहां पर मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही थी वहां पर इस चीज पे बहुत बल देने लगे। स्कॉलरशिप आने लगी, रिसर्च पेपर आने लगे, पीएचडी थीसिस आने लगी, नई बुक्स आने लगी, कि एवरीवेयर देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। और लूथर गुलिक, लिंडन उर्विक, इन सब का नाम, और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एफडब्ल्यू टेलर और स्कॉलर्स भी इस दौर में आते हैं। सो मर्जर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद जेनेरिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड एज रिगरस एनालिसिस और was done of structure and processes of public organizations। तो public organizations हैं, उनमें structures हैं और हायरार्की है और पीपल भी काम कर रहे हैं, प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं। तो ये एक दो सेम टाइप के हो गए हैं, ऐसा माने जाने लगा। पर ये जो ज्यादा इसके बारे में कहा गया, रिएक्शन भी आया कि ज्यादा इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हो, और वेयर इज द कॉमन मैन नाउ, वेयर इज द वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके और एंड यू हैव रिड्यूस्ड अ मैन ओनली टू मॉनिटरी बेनिफिट, एंड यू हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग इन अ मैन्स लाइफ and how much hours he can put, how much monetary benefit अगर उसको देंगे तो कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। तो इसके खिलाफ होती है रिएक्शन, ज्यादा साइंटिफिक मैनेजमेंट के खिलाफ और जनरलाइजेशन के खिलाफ। तो यहां पर आता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट कैनॉट बी कंपेयर्ड टू मच टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, सर्टेन बाउंड्रीज हैं, सर्टेन जिम्मेदारियां हैं जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं है। ओके, सो देयर वाज दिस हैथरॉन एक्सपेरिमेंट इन हैथरॉन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाज देयर, एंड दिस हैथरॉन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। एल्टन मायो एंड देयर टीम वाज इन्वॉल्वड इन इट। सो इन्होंने ग्रुप्स के बारे में देखना शुरू किया, और जब इन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स को पढ़ा तो ये पाया कि इट इज नॉट ओनली मॉनिटरी बेनिफिट,
या एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए ही लोग काम कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन अदर प्रिंसिपल्स ऑल्सो, दैट इज मैन टू मैन कॉन्टैक्ट. व्हेन अ ग्रुप फील्स बेटर, व्हेन दे आर ट्रीटेड बेटर, देयर इज ऑल्सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ दैट इज बीइंग established, that can also be another aspect, another feature of better governance, better administration inside a organization. सो यहाँ पर ही इन्होंने फाउंडेशन जो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल की हिला के रख दी. सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताया कि वर्क प्लेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप कैसे काम कर रहा है, कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, किस भाषा में बात हो रही है, वेदर दे आर ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स, वेदर दे आर प्रॉपर रेस्ट आवर्स, वेदर देयर इज फ्रेश एयर और नॉट, ऑल दीज थिंग्स. लिमिट्स हो गई मॉनिटरी रिवॉर्ड्स और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्कर कि उसको टूल्स दे दो और उसको नए तरीके की ट्रेनिंग दे दो और उसके ऊपर कैमरा लगा दो और उसके वो वर्क को आप देखने को लगो, नोट करने लगो. ऐसा नहीं है. प्रोडक्टिविटी ये एक लिमिटेड दायरा है, इसके बियॉन्ड भी सोशल स्कूल, साइकोलॉजिकल स्कूल के थ्रू, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं. अब अगला जो स्टेज 3 शुरू होता है चैलेंजेस के बाद, ऑब्वियसली ये स्टेज 3 था जो कि आपका ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच लेके आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक सेटिंग है जहां पर बहुत सारी महिलाएं यहां पर काम कर रही हैं. सो क्या ये इंडिविजुअली केवल और केवल मॉनिटरी बेनिफिट से ही मोटिवेटेड होती हैं? क्या इनका आपस में कोई इंटरपर्सनल इंटरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ये आते जाते समय एक ग्रुप की भावना नहीं रखती हैं? क्या इनफॉर्मली ये आपस में बात नहीं करती हैं कि हाउ आर द कंडीशंस ऑफ वर्क ओवर हियर, वेदर वी आर ट्रीटेड इन अ गुड मैनर और नॉट? यही सब एस्पेक्ट के ऊपर हैथरॉन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है. अटेंशन होती है वर्क ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, फोर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कहीं पर भी लोग जाते हैं तो एक ग्रुप बना लेते हैं कि चलो अच्छा आप भी इस जगह के रहने वाले हैं, मैं भी. सो एक सेंस ऑफ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, एक सेंस ऑफ आपका अटैचमेंट होने लगता है और उससे वर्क पे भी प्रभाव पड़ता है. फिनोमिनन ऑफ लीडरशिप कैसी है? क्या बहुत ही रिजिड लीडरशिप है या फिर इसको माइक्रो मैनेजमेंट है कि या लोगों को फ्रीडम दी जाती है कि आप कैसे भी काम करना चाहें कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन का मैनेजमेंट कैसे होता है? वेदर कॉन्फ्लिक्ट के समय हार्श पनिशमेंट दिए जाते हैं या कोऑपरेटिव भाव है? वेदर मैनेजर्स थिंक देमसेल्फ एज मैनेजर्स और वो बात नहीं कर रहे हैं, हायरार्की में जो नीचे लोग हैं यहां से कोई संवाद नहीं हो रहा है. अगर ऐसा है सो देन डेफिनेटली दैट वुड नॉट सर्व द पर्पस. और इसी चीज की स्टडी करी गई. ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज की बात करी गई हैथरॉन एक्सपेरिमेंट में. और ह्यूमन साइड यही है कि इनफॉर्मल बिहेवियर बहुत महत्वपूर्ण होता है, ग्रुप फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, और छोटी छोटी सी जो वर्क स्टेशंस पे काम करने के जो तरीके हैं, वर्क आवर्स हैं, रेस्ट है, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है. आपस में लोग बातचीत अगर कर लें और उनको इंपॉर्टेंस फील हो तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन पे भी चेंज आ सकता है. ऐसी भी बात होती है. आगे बात करते हैं कि स्टेज 4. तो 2 सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन हुए 1940s में. एक था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बाय हर्बर्ट साइमन, और हर्बर्ट साइमन ने अपने जो स्टडीज थी उसमें जो डिसीजन मेकिंग था उसको कोर बनाया. और इन्होंने ये भी कहा कि डिसीजन मेकिंग इन इटसेल्फ इज द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली. सो हर्बर्ट साइमन की जो पब्लिकेशन आया एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर रिजेक्टेड ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिकल प्रिंसिपल्स, जो हमने बात करा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच एंड देयर इज सम प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन discovered and anywhere when they are applied they would yield a better result. So इन्होंने कहा ये जो principles of management आपने discover किए हैं they are no more than a proverbs. ये तो कहानियां हैं और कहावतें हैं और ये तो कुछ नहीं है इनका और उसके अलावा, right? So they are no more than proverbs. इन्होंने रिजेक्टेड कर दिया पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटमी को, और ये कहा कि पूरी तरह से पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं हो सकते. साथ में लॉजिकल पॉजिटिविज्म का पर्सपेक्टिव लाए. इसका मतलब है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट करा जाता है सो उसको इंपेरिकली टेस्ट करना बहुत जरूरी है. डेटा के साथ इंपेरिकली टेस्ट करना बहुत जरूरी है. एनी आर्ग्यूमेंट दैट हैज बीन मेड हैज टू बी टेस्टेड थ्रू अ रिगरस साइंटिफिक मेथड, राइट? उसको ये है लॉजिकल पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट लेके आए. और ये केवल कह देने से जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है नहीं होगा, इसको लॉजिकली भी प्रूव करना जरूरी है. ऐसा फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग इनका मेन रहा है, और डिसीजन मेकिंग के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. डिसीजन मेकिंग इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कहा.
वाइड, और इन्होंने ये भी कहा कि देयर इज अ नीड फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये सब भी उसमें लाना जरूरी है। पर साथ में ये कहा कि एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना खो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट हैं वहां पर फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ रह जाएगा, फिर तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इनसे। डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन टू म्यूचुअली सपोर्टिंग स्ट्रीम्स की बात होती है, सोच की बात होती है। एक डेवलपमेंट ऑफ प्योर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्योर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं जहां पर कि प्रेडिक्टेबिलिटी हो और साइंटिफिक आधार पे हो। साथ में डीलिंग विद द ब्रॉड रेंज ऑफ वैल्यूज एंड वर्किंग आउटसाइड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो जब यहां पर ये डिफाइन हो गया कि पब्लिक और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को तो अलग नहीं किया जा सकता, साथ में इससे पहले ये भी प्रूफ हुआ कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन तो गलत है फर्स्ट स्टेज में। सो फिर एक पब्लिक पॉलिसी का डायमेंशन आया। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है वो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है अपने जो टारगेट्स हैं उनको पूरा कराने के लिए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये दो चीजें, दो डिसिप्लिन में सपोर्टिव स्ट्रीम्स आए और हर्बर्ट साइमन का मानना था ये दोनों एक साथ जा सकते हैं, इनमें दोनों में एक साथ हम आगे लेके इनको चल सकते हैं। और दूसरा जो पब्लिकेशन था वो था साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स, ऐसे बाय रॉबर्ट डेहल। सो अभी हमने एक पब्लिकेशन की बात करी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बाय हर्बर्ट साइमन, और ये दूसरा पब्लिकेशन है। तो यहां पर 3 प्रॉब्लम्स की बात है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिव नॉर्मेटिव कंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है? नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि कोई सेट स्टैंडर्ड हो, नॉर्म्स हो, ठीक है, वैल्यूज, इनको नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को अलग नहीं किया जा सकता किसके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। साइंटिफिक मीन्स टू अचीव एफिशिएंसी, ठीक है, पर क्लैरिफिकेशन ऑफ एंड्स होने चाहिए, कहां किस स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं। क्या इक्वालिटी की बात करेंगे, रेजिंग द सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी की बात करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड तो होगा ना, आपका एंड्स कहां पर होंगे। आप मींस यूज कर लीजिए एफिशिएंसी के, पर एंड्स भी तो होने चाहिए, लोगों को एक साथ लेके चलना है या केवल एलीट को सर्व करना है आपको। एक inescapable fact that science of public administration must be study of certain aspects of human behavior। ये भी इन्होंने दूसरी प्रॉब्लम जो गिनाई है, 3 प्रॉब्लम्स, कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को आप ह्यूमन बिहेवियर के साथ मिलके पढ़ना होगा, राइट। सो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह अलग नहीं हो सकती, एफिशिएंसी, इकोनॉमी पूरी तरह अलग करके नहीं देखा जा सकता। ह्यूमन जो अपने आप में नेचर है, कॉम्प्लेक्स है। तो उन्होंने मशीन कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत क्रिटिसाइज किया कि लोगों को मशीन की तरह यूज करना, वर्क स्टडीज, साइंटिफिक स्टडी, ये ठीक है अपने बारे में, पर क्रिटिसिज्म इसका किया। स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट एम्ब्रेस द होल ऑफ साइकोलॉजिकल मैन, इसका मतलब है सोशल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट उसके, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उसके, ग्रुप डायनेमिक्स के थ्रू वो कैसे काम करता है। सो दूसरी कंसर्न यहां पर। तीसरा जो इन्होंने कंसर्न को उभारा है वो रिलेट्स टू कॉन्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नैरो और पैरोकियल इंटेलेक्चुअल परस्यूट की बात कर रहे हैं, कि जो साइमन क्रिटिसाइज कर रहे हैं वैसे ही ये कह रहे हैं कि ये इनके नैरो हैं और बहुत पुराने और एक तरीके से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, इन्होंने यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाए साइंटिफिक मैनेजमेंट थॉट वालों ने, और वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल एक्चुअली यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत डायनेमिक है। आप एक बहुत छोटी सी जगह पर विद वेरी फ्यू एक्सपेरिमेंट एट वेरी फ्यू प्लेसेस, सो यू कैन नॉट मेक अ थ्योरी आउट ऑफ इट। सो फ्यू एग्जाम्पल्स, आप कह रहे हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल डेवलप कर लिए फ्यू एग्जाम्पल्स के थ्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉलेज ऑफ टेक्निक एंड प्रोसेस, ये डिपेंड करती है हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड अदर कंडीशनिंग फैक्टर। जो चीज अमेरिका में है वो भारत में नहीं हो सकती, या फिर जो यूरोप में हुई है वो आप अमेरिका में 100% नहीं कर सकते। जहां पर कास्ट जैसी चीज नहीं है वहां पर हो सकता है एक पॉलिसी को लगाना इजी हो, बट व्हाट अबाउट इंडिया जहां पर कास्ट, रिलीजन, रीजनल एस्पेक्ट्स में इतनी सारी डिफरेंसेस हैं, राइट। सो यू कैन नॉट मेक ऑल द laws and claim that universal by doing very small narrow
practices and experiments, right? That was the main concern. We have discussed the 3 of them. Now stage 5 with, अब stage 5 पे abandonment हो चुका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की डायकोटोमी का, साथ में पब्लिक पॉलिसी अप्रोच बिकम इंटेलेक्चुअली ईजियर हो गया। अब इंटेलेक्चुअली ईजियर का मतलब है कि इट वाज इजी फॉर पीपल टू स्टडी इट, राइट? और वेलफेयर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट्स के थे, तो कंसर्न फॉर पब्लिक स्टडीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने लगा, वेलफेयर प्रोग्राम्स बढ़ाए गए। यहां पर अब अबेंडनमेंट हो गया है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी का, साथ में वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट के बहुत बढ़ने लगे हैं, तो पब्लिक पॉलिसी तो चाहिए ही। यहां पर अब ये नहीं हो सकता कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में गवर्नमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं, राइट? सो पब्लिक पॉलिसी के थ्रू पब्लिक पॉलिसीज की स्टडी भी करी जाएगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है? और यहां पर यह भी चीज है कि बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक फील्ड्स आर नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब यह है कि जैसे हमने मैनेजमेंट के समय या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, अलग अलग दायरे हैं, उसके समय पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा स्कोप हमने नैरो डाउन कर दिया था केवल और केवल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के थ्रू। ऐसा नहीं हो सकता। और यहां पर जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी के समय हमने अलग अलग कर लिया था, अब वो ऐसा नहीं रह गया है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट है, इट इज मोर एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट देन अ डिसिप्लिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस स्टेज पे बात करी जा रही है। मोर अ फोकस देन अ सेपरेट साइंस, और इट इज नियरली क्रॉस डिसिप्लिनरी, मतलब ये अपने आप में एक इंटरेस्ट एरिया, पूरा डिसिप्लिन नहीं बना है, और ये क्या है, फोकस ज्यादा है रादर देन सेपरेट साइंस। साथ में ये बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब हर जगह से साइकोलॉजिकल भी, इकोनॉमिकल भी, पॉलिटिकल भी, हिस्टोरिकल भी, और भी कई तरीके के जो डिसिप्लिन हैं उनसे ओवरलैप है। परंतु ये जो ओवरलैप है इसको नेगेटिव ना मान के शुड बी व्यूड एज अ रिसोर्स, कि हम हर जगह से पॉजिटिव चीजें ले सक रहे हैं। साथ में इवन दो दे आर इरिटेटिंग टू द सम ऑर्डरली माइंड्स, जिनको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करनी हो, अगर उनको ये इरिटेटिंग लग सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर हैविंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट. So this is the handle you need to follow for getting all the material relevant to your public administration study. Over here there is this Telegram group, and over here this is the Instagram ID. You can follow this and you will get benefit out of it. So this was all we had for today. We'll again see you in the next of the lectures. Until then, Jai Hind, Jai Bharat, Alvida. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।